सिविलियन किलिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, क्या ये सवाल नहीं बनते? अगर इनको फुर्सत है, कनाडा में किसी को मार रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, किसी मुल्क के अंदर कोई अफरा तफरी हो रही है उनकी बात हो रही है, क्या कश्मीर में हो रहे हमलों की बात प्रधानमंत्री को नहीं बोलनी चाहिए? क्या पार्लियामेंट में जिस दिन वो बैठे थे, कल बैठे थे, क्या वहां पर बात करना जरूरी नहीं था, मुनासिब नहीं था? अगर वो रेल की बात और वहां से रेल पे चाय बेचने की बात फिर से दोहरा सकता है, क्या कश्मीर में आतंकी हमलों को गिना नहीं सकता है? क्या उसमें पाकिस्तान को जवाब देने के लिए वहां पर अपोजिशन से बात नहीं कर सकते थे कि अगर कश्मीर के अंदर आज भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? वो तो किसी को बोल बम धमाके खत्म हो गए, आतंकवाद खत्म हो गया। कौन कहता आतंकवाद खत्म हो गया? आज इनको शर्म आ रही है, ट्वीट क्यों नहीं करेंगे? अगर कनाडा में हमला होता है तो प्रधानमंत्री मजम्मत करता है, अपने देश के अंदर कश्मीर के अंदर हमला होता है तो उसे ट्वीट लिखने में थोड़ा फुर्सत नहीं है, 1 मिनट में उसके 5 ट्वीट आ जाते हैं। लेकिन कश्मीर में 6 दिन से झड़प लगी, उस पर उनकी टोपी भी नहीं बोले। उन्होंने कहा मिलिटेंसी खत्म होगी, आतंकवाद खत्म हो गया, हमले खत्म हो गए, G20 सफल हो गया। ये पिछले दिनों 6 दिन से एनकाउंटर चल रहा था कश्मीर के अंदर। आज बता रहे हैं कि 81 मिलिटेंट्स जो हैं वो एक्टिव हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग 9 साल से सत्ता में बैठकर? आज इनको शर्म आ रही है, रिजर्वेशन की बात हो रही है, अपने को खुद को हार डलवाने में माहिर हैं। इन्होंने कश्मीर में हुए आतंकी हमले की मजम्मत इन्होंने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा शकील, आप देख रहे हैं कश्मीर क्रॉन। नाज़रीन, पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त भारत इंडिया की बात हो रही है, वुमेन रिजर्वेशन की बात हो रही है। पार्लियामेंट में जो है स्पेशल सेशन को बुलाया जाता है, उसके साथ साथ आप बखूबी देखते हैं नई नई नोटिस सामने आती हैं। और वहीं जो है अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर म्यूनसिपलिटी इलेक्शन के साथ साथ पंचायती इलेक्शन की भी लगभग तैयारियां की जा रही है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करें तो सियासी जमातें अब हरकत में देखने को मिल रही है। शायद तमाम तरह के पॉलिटिकल लीडर इस वसवस में पड़े हुए हैं कि कब इलेक्शन होंगे, क्या इलेक्शन यहाँ पे हो सकते हैं, क्या असेंबली इंतखाबात यहाँ पे करवाए जाएंगे। इस वसवसे में पड़े हुए हैं, इन ख्यालात में पड़े हुए हैं। बहरहाल इस सब पर जानने के लिए, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता DDC काहरा महराजुद्दीन मलिक साहब मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले आपका खैर मकदम है। थैंक यू सर, आपसे जानना चाहता हूं जम्मू कश्मीर में अब जो है नोटिफिकेशन निकल आ रही है म्यूनसिपलिटी इलेक्शन की, उसके साथ साथ पंचायती इलेक्शन की, और उसके साथ साथ जो है आज इमरजेंसी सेशन भी बुलाया गया, वुमेन रिजर्वेशन की बात की जा रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस तरीके से अभी पूरे देश में माहौल गर्म है, वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई थी, भारत इंडिया की बात हो रही है, अलग अलग चीज़ों पे बातें हो रही हैं। मोदी जी जब पार्लियामेंट के अंदर अपनी बात रख रहे थे तो उन्होंने अपनी एक जिंदगी को फिर से दोहराने की कोशिश की। रेल से उठकर लोकतंत्र में उन्हें हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना के रख दिया। लोकतंत्र के पास इतनी ताकत है कि किसी को भी उठाकर कहीं भी पहुंचाने का काम कर सकती है, लेकिन वहीं लोकतंत्र की हत्या करने में कोई भी कसर मोदी जी ने नहीं रखी। लोगों से उनके हुकूक छीन लिए। वो जो आज़ादी लोकतंत्र ने दी थी, उस आज़ादी को दबाने की बात की जा रही है। जिस तरीके से आपने देखा पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया, नया एक सांसद बनाया गया है, मुझे लगता है कि उन्हें इसलिए भी मजबूरी होगी कि उन्हें लगता है 2024 में शायद ना बनूं और उस पार्लियामेंट में शायद ना जा पाऊं जिसका उन्होंने जो है इनॉग्रेशन भी कर रखा था। बहरहाल 2024 का चुनाव आने वाला है, मुद्दे अलग अलग हैं। देखिए, रोजगार पे चर्चा नहीं हुई, सांसद पार्लियामेंट को बुलाया जाता है लेकिन उसमें रिजर्वेशन की बात हो रही है। इतना बड़ा मुद्दा तो है नहीं। अगर ये चीजें थी तो ये आप 9 साल पहले भी कर सकते थे। आप सत्ता में 9 साल से बने हैं, इसके लिए जो है एकदम से बुलाना ये कोई बड़ी बात नहीं मैं समझता हूँ, क्योंकि इन चीजों को बहुत पहले भी किया जा सकता है या बाद में भी किया जा सकता है। क्योंकि 2024 में महिलाओं के रिजर्वेशन को मौका ही नहीं मिलेगा। अगर 2024 में पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं तो वहां पर रिजर्वेशन जो है नहीं आपको देखने को मिलेगी। तो फिर मजबूरी क्या है वैसे बिल को आपने आज इस माहौल में लाने की? आपको पता है कि 50% जो है यहाँ पर 50% से ज्यादा जो वोट कास्ट करते हैं वो महिलाएं करती हैं। महिलाओं के नाम पे प्रधानमंत्री जी ने एक बार बहुत पहले भी डंका पीटा था कि गांव की महिलाएं जो है वो चूल्हा जलाकर खाना पकाने का काम करती है। तो उनसे उसको छुटकारा देने के लिए उज्ज्वला की स्कीम भी लाई थी मोदी जी ने। औरतों के साथ भी एक बेहुदा मजाक किया था। आपको याद होगा कि उनकी एक महिला जो आज मंत्रालय में भी है, वो एक्टर्स पता नहीं क्या नाम है उनका, वो गैस सिलेंडर लेकर औरतों के साथ
रोड पे प्रोटेस्ट कर रही थी जब कांग्रेस की सरकार थी, तो उन्होंने कहा था कि 300, 350 या 400 रुपए का गैस सिलेंडर महंगा है। और जब उनकी सरकार बनी उन्होंने फ्री तो हर घर तक दे दिया। उनका एक बिजनेस तरीके का माइंडसेट है, चूल्हे बंद करवा लिए, गैस फ्री दी, और उसी गैस की कीमत जो 400 की लड़ाई लड़ने वाली 2014 में, उन्हीं की सरकार ने उसी गैस सिलेंडर का रेट 1200 कर दिया। उन्होंने सब्सिडी का नाम दिया। सब एक ड्रामा था। राजनीति जो है अब करने के लिए इनके पास बचा ही नहीं है। देखिए, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, वुमेन रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हूँ। होना चाहिए 33% या 40% कर दे, लेकिन उससे फायदा क्या हो? मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने प्रेसिडेंट बनाया, एक दो औरतों को बरहना करके नंगा दौड़ा दौड़ा कर मारा जाता है, वो भी आदिवासी हैं। उनके लिए जो है प्रेसिडेंट को मौका ही नहीं दिया बात करने का। उसने तो ट्वीट भी नहीं किया, तो उन नंगा करके उनको दौड़ा दौड़ा के मारने का काम किया। तो उस पर अगर उन्होंने बात नहीं की तो कौन सा आरक्षण की बात कर रहे हैं? जब महिला अपनी हिफाजत के लिए बात नहीं कर सकती है, महिला की बात नहीं कर सकती, औरत बात नहीं कर सकती है, तो कौन सा ये मोहरा बनाने की कोशिश हो रही है? और देश के अंदर 2024 के चुनाव में इंडिया, भारत जुड़ेगा भी, जीतेगा भी, और दूसरी तरफ से भाजपा की सरकार है। और ये चीजें जो है हम मुद्दों पे लड़ेंगे। चुनावी मुद्दे अलग होंगे, बेरोजगारी होगी, करप्शन होगी, भ्रष्टाचार जो इन्होंने आज तक किया है, तो उन चीजों को जो है सोच समझकर, महंगाई का मुद्दा बहरहाल 24 में रहेगा, लेकिन ये रिजर्वेशन पे लड़ेंगे, ये राम मंदिर पे लड़ेंगे, ये 370 पे लड़ेंगे। जिस तरीके से मोदी ने कहा मैं रेल चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना, अब उसी निस्बत से आगे भी लड़ना चाहता। वो सबको पता है कि रेल में चाय बेचकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना। अब दोबारा से उस पार्लियामेंट में बताने की क्या जरूरत है? अब दोबारा से 370 को गिनाने की क्या जरूरत है? क्या आपने यही 2-3 कम करने थे, इसीलिए आपको हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया? करप्शन आपके दौर में खत्म हुई नहीं। जम्मू कश्मीर में मैं तो यहां की बात करूंगा, जल जीवन में इन्होंने पूरी देश के अंदर लूट मचाई है। करोड़ों का, खरबों का रुपया इन्होंने जम्मू कश्मीर से लूटा, लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठाई जा रही है। कोई ईडी की रेड यहां पर नहीं पड़ती है। पढ़नी चाहिए ना। जम्मू कश्मीर के अंदर भी इन्होंने जल जीवन लाया, उजाला की स्कीम, वहां पर करप्शन हुई, वहां पर धांधलियां हुई। पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, उसको तो बड़ी फिक्र हो रही है गरीबों की। ओल्ड एज पेंशन अभी 12 महीने से यहाँ के लोगों को नहीं मिल रही है, और किन गरीबों की बात करें, और ये कब करेंगे, ये चीजें कब करेंगे? तो चुनावी मुद्दा अलग होगा, डेवलपमेंट की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, महंगाई की बात। साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जो रिजर्वेशन की बात जो की जा रही है, जिस तरह से अगर कांग्रेस की बात करें, हम ओपोजिशन की बात करें, तो वो कहते हैं कि ये मुद्दा हम बहुत पहले से उठा रहे हैं। बिल्कुल। तो आज इन्होंने लाके, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, देखिए मैं इसमें इसलिए इसे नहीं मानता हूं। आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि जिस महिला के अंदर कैपेबिलिटी होगी लोगों को लीड करने की, वो अगर इलेक्शन में आती भी है, आती भी रही है, बनी भी है। मैंने कहा मायावती है, उसके बाद शीला दीक्षित भी चीफ मिनिस्टर बनी थी, वो रिजर्वेशन में नहीं थी। आप ममता बनर्जी को देख लीजिए, आप महबूबा मुफ्ती को देख लीजिए, आप बाकी बहुत सारी महिलाएं हैं जो इसका हिस्सा है, पॉलिटिक्स का हिस्सा है, रिजर्वेशन के बगैर, जिनके अंदर काबिलियत होगी लोगों को या देश को, मुस्तकबिल को बेहतर बनाने की, तो वो आप जबरदस्ती किसी पर थोपने का काम कर रहे हैं। देखिए, क्या लगता है, ये यहाँ पर मर्दों की कमी है। सुनिए मेरी बात, मैं ये बात कह रहा हूं, हमारे यहाँ सरपंचेस भी हमारी महिलाएं बनी थी, लेकिन उनको आपने कभी काम करते हुए नहीं देखा। उनके जो है खामिंदों ने काम किया है। वही बात एमएलए, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप वो एक ऐसी औरत को देना चाहते हैं, कौन है हमारे यहाँ जो खुद जो है लोगों के बात कर सकती है या लोगों की लड़ाई लड़ सकती है? जिन लोगों को पता है आप उनको दबाने में कामयाब हो रहे हो, तो एक औरत को दबाने के लिए भाजपा को लगता है कि हम सत्ता में आएंगे तो हम उन्हें दबाने का काम करेंगे। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर 29 रिजर्व हो जाती है, 29 एज पर उनने जो 33% का जो आरक्षण दिया है, रिजर्वेशन दिया है, तो 29 सीटें यहाँ पर भी रिजर्व की जाती हैं। जिस इलाके से उससे पहले मर्द आते थे, चाहे वो एनसी का था, कांग्रेस का था, पीडीपी का था, लेकिन वो असेंबली में जाकर बोल तो सकता था ना, वो लोगों के मुद्दे उठा तो सकता था ना, वो दिन रात प्रोटेस्ट कर तो सकता था ना। यहाँ पर कौन सी ऐसी औरतें हैं जो लड़ाई लड़ेंगी? और आज के हालात जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं वो तो बद से बदतर हैं। और किन महिलाओं से आप उम्मीद रखेंगे? जो आपने देखा सरपंची के चुनाव में दिखी थी, उनका फोटो लगा था, लेकिन उसके बाद वो लोगों की लड़ाई नहीं लड़ पाए। तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। जिन औरतों के अंदर वो कैपेबिलिटी होगी वो खुल के आ सकती है। मैंने 2-4 महिलाओं का नाम लिया, जैसे
होता आ रहा है, जिसको कैपेबिलिटी होगी वो लड़ भी सकती है। रिजर्वेशन का मुद्दा जो है देश के अंदर नहीं बनाया जा सकता है। और वैसे भी हालात बद से बदतर है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये सरपंची के इलेक्शन करवाएंगे, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन करवाएंगे और मोहरा बनाएंगे। हमें भी मोहरा बनाया गया है, बेवकूफ बनाया गया है। लोगों को बता रहे हैं कि हमने यहाँ पर ये किया। अगर रिजर्वेशन के लिए इन्होंने पार्लियामेंट का सेशन बुलाया, इतनी ताकत सरकार को मिली है, हमें भी ताकत दी थी कि कौंसिल के अंदर बैठकर एक आप डिस्ट्रिक्ट का कैपेक्स का बजट बनाकर आप आगे भेज सकते हो, लेकिन वो इख्तियारात हमसे छीन लेंगे। हम तो चुने हुए नुमाइंदे, हमारे इख्तियारात इन्होंने छीन लिए। जम्मू कश्मीर के अंदर वाहिद एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा है, मैं हर रोज अगर चीखता हूं, लोग भी देख रहे हैं मुझे, कहते हैं महराज लड़ता है, महराज इनके मुखालिफ बोलता है, एलजी के खिलाफ बोलता है, डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ बोलता है। नहीं बोलूं, मतलब सितंबर का महीना है, अभी तक हमारे डिस्ट्रिक्ट का प्लान नहीं गया है और जिसके जिम्मेदार ये लोग हैं, एलजी मनोज सिन्हा है, भाजपा की सरकार है, जो भाजपा के दलाल बैकएंड से एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का काम कर रहे हैं और हमें बेवकूफ बना रहे हैं। लोगों से हमने वोट लिए थे, बीजेपी की कौंसिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, लेकिन अभी तक प्लान नहीं गया है। सितंबर का महीना है, कभी भी मैंने बहुत बार कहा कि हम सेविंग वाला अकाउंट जो है उसे दोबारा यूटिलाइज करेंगे, लेकिन आज की डेट में कैसे करेंगे? आज तो हम सीधा अमाउंट नहीं लगा पा रहे हैं, सीधे काम नहीं कर पा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मिल बैठ के उन कामों को बेच रहे, और जम्मू कश्मीर के 20 डिस्ट्रिक्ट में वाहिद एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसने अभी तक कैपेक्स का प्लान नहीं दिया है। तो ये लोग कहां लेके जा रहे हैं हमें? किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? महिलाएं यहाँ खामोश है हमारे काउंसिल के अंदर। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बात करूं तो कुछ महीने जो है, कुछ दिन आम आदमी पार्टी बहुत जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत जश्न था, लेकिन आम आदमी पार्टी अब जम्मू कश्मीर में नजर ही नहीं आ रही कहीं। तो इलेक्शन भी आने वाला है, तो क्या करेंगे? देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, अगर आप वोट की कीमत जानते हैं क्या 5 साल जो है हमें बेहतर काम होने चाहिए, तो सबसे पहले पार्टी आपको कोई कैंडिडेट नहीं दे सकती है, आपको कैंडिडेट खुद चुनना है। और वो कैंडिडेट जो ईमानदार खुद को मानते हैं, लेकिन उनके पास रिसोर्स नहीं है, उनको खड़ा होने की जरूरत अगर है तो वो लोगों की रहबरी कर सकते हैं। पार्टी मैंडेट, हमारी पार्टी में एक मंशूर ऐसा है, हमारा एक मकसद ऐसा रहता है कि जो ईमानदार हो हम उसी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसको काम करने की ख्वाहिश हो, उसके अहल हो, करप्ट नहीं होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। और ईमानदार लोगों को कभी मौका ही नहीं मिलता। मैं चाहता हूं, यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, हमारी पार्टी की बात भी यही है कि देश के अंदर अच्छे लोग चुन कर आए। अगर वो जैसे भी आए, किसी और से आए, इंडिपेंडेंट होकर आए, हमें खुशी होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि आज से पहले जो चुनाव यहां पर हुए, जिसके पास पैसा होगा उसी को मोहल्ले ने चुना, उसी को पंचायत ने चुना, उसी को इलाके ने चुना, उसी को डिस्ट्रिक्ट ने चुना, जिसके पास धन होगा, जिसके पास नाम होगा। लेकिन पहली बार जम्मू कश्मीर के लोगों को एक मौका मिला है, फिर ये मोहरा ही बना रहे हैं, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश करनी, ईमानदार लोगों को मौका देना है, और आम आदमी पार्टी के लोग उसे फुली सपोर्ट करेंगे। आपको लगता है कि आपकी पार्टी कोई सीट जम्मू कश्मीर में निकाल सकती है? मैंने आपको कहा ईमानदार, मैंने आपको पार्टी की बात नहीं की, मैंने कहा जहां से जो शख्स ईमानदार होगा उसके साथ आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ मैं। वो तो वक्त ही बताएगा, जब ईमानदार लोग खड़े होंगे तो लोग कैसे वोट जा सकता है? नहीं, कांग्रेस के साथ भी जा सकता है। कांग्रेस की, देखिए वही बात मैं कह रहा हूँ कि मैंडेट बाकी पार्टियां उसी को देती हैं जिसके पास धन होगा। तो धन उसी के पास होता है जिसके पास 2 नंबर का पैसा हो, जिसने करप्शन करी होगी, जिसने लूट खसूट की होगी, या कोई एक आध बिजनेसमैन होगा, लेकिन उसका जहन जो है पैसे के लिए ही चलेगा। किसी ने व्हाइट मनी भी कमाया है, ऐसी बात नहीं, करोड़पति है, खरबपति है, लेकिन उसका जहन लोगों के हित में कभी नहीं जाएगा, उसे लोगों से कोई मोहब्बत नहीं होगी, उसको खाली लोगों से वोट खरीद कर अपना फिर वही काम धंधा करेगा जैसा होता आ रहा है, जिसको जो बिजनेस है उसी में सेटल हो जाता है। लेकिन जब आप ईमानदार को चुनोगे, जिसको लोगों की फिक्र होगी, जिसको इंसानियत की हमदर्दी होगी, तो यकीनन आप देखेंगे बदलाव है। और वही हमारा भी मैनिफेस्टो है। हमारा मैनिफेस्टो यही है कि देश का हालात जो है बदल जाए, अच्छे लोग पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, ख्वाह वो हमारी पार्टी से न हो। मुझे नहीं लगता है कि ये लोग उनको मैंडेट देंगे, ये तो मैंडेट भेजते हैं। हम तो ईमानदार लोगों को फ्री में मदद करते हैं, और लोगों का भी फर्ज बनता है कि एक बार जो है उनको ईमानदार लोगों को खड़ा करना होगा, और उन्हें जिताकर आप मेंबर भी बना सकते हैं, आप सरपंच बनाकर तो देख लीजिए। जो अपने लिए नहीं लड़ेगा, अपने वर्कर्स के लिए नहीं खाएगा, तो लोगों के हित में करेगा, उन लोगों को आपको मौका देना चाहिए। बहुत सारे लोग जम्मू कश्मीर के अंदर हैं जो ईमानदार हैं, लेकिन उन ईमानदारों को लोगों ने कभी मौका नहीं दिया। लेकिन मौका देते भी कब, जब वो खड़े ही नहीं हुए। तो इसलिए उन ईमानदारों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आपको कोई पार्टी मैंडेट नहीं देती है, लेकिन आपको पार्टी अगर मैंडेट कोई भी नहीं दे रही है, आम आदमी पार्टी आपको सपोर्ट करेगी, महराज मलिक आपके सपोर्ट में खड़ा होगा, लेकिन आपकी नीयत लोगों के हित में सही होनी चाहिए। और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में हम फिर कितनी सीटें निकालेंगे। दिल्ली के अंदर हमने पहले चुनाव में आकर
हमने चीफ मिनिस्टर बनाया था, दूसरा चुनाव लड़ा था तो इतिहास लिख दिया था। पंजाब के अंदर हमने सरकार दी, हमने बिजली फ्री दी, हमने पानी फ्री दिया, हमने लोगों को इलाज फ्री दिया, हमने लोगों को बेहतर स्कूल बना कर दिए। इससे बढ़कर और एक आम आदमी को क्या चाहिए? हमें यहाँ बिजली का बहरान है, बिजली का किराया लोगों को सता रहा है, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, वहीं से स्मार्ट बिल दे रहे हैं। ये किसकी बात कर रहे हैं? ये फ्री में दे क्या रहे हैं? देने का काम इनसे हो नहीं रहा है, लेकिन टैक्स पे टैक्स लिए जा रहे हैं और लोगों को धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं। इस वक्त आपने देखा कश्मीर के अंदर इन्होंने कहा मिलिटेंसी खत्म होगी, आतंकवाद खत्म हो गया, हमले खत्म हो गए, G20 सफल हो गया। ये पिछले दिनों 6 दिन से एनकाउंटर चल रहा था कश्मीर के अंदर। आज बता रहे हैं कि 81 मिलिटेंट्स जो हैं वो एक्टिव हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग 9 साल से सत्ता में बैठकर? आज इनको शर्म आ रही है, रिजर्वेशन की बात हो रही है, अपने को खुद को हार डलवाने में माहिर हैं। इन्होंने कश्मीर में हुए आतंकी हमले की मजम्मत इन्होंने की। पाकिस्तान को कब जवाब देंगे? अब देंगे। 2019 से पहले भी दिया था, चुनाव से पहले। अब फिर से पाकिस्तान पे हमला करेंगे, करना भी चाहिए। आज तो पीओके पे हमला करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तान पे हमला कर दो, जिस तरीके का माहौल उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर बनाया। लेकिन भाजपा के लोग बात क्यों नहीं करेंगे? 6 दिन इनका एनकाउंटर चलता है। ये कह रहे थे बम धमाके खत्म हो गए, आतंकवाद खत्म हो गया। कौन कहता आतंकवाद खत्म हो गया? आज इनको शर्म आ रही है, ट्वीट क्यों नहीं करेंगे? अगर कनाडा में हमला होता है तो प्रधानमंत्री मजम्मत करता है, अपने देश के अंदर कश्मीर के अंदर हमला होता है तो उसे ट्वीट लिखने में थोड़ा फुर्सत नहीं है। 1 मिनट में उसके 5 ट्वीट आ जाते हैं। लेकिन कश्मीर में 6 दिन से झड़प लगी, उस पर उनकी तोती भी नहीं बोले। वो क्यों आखिर क्यों नहीं बोले? वही बात है, पूछ लो ना उनसे। 9 साल से वो कह रहे हैं, वो तो ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमने आतंकवाद को खत्म किया। 370 को तोड़ने के बाद आतंकवाद इन्होंने कहा था खत्म हो जाएगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी। दोनों की दोनों चीजें देश के अंदर नहीं है। आतंक हमले तो हो रहे हैं, चाहे वो सरहद पे हो रहे हैं या देश के अंदर हो रहे हैं। ये तो हालात बद से बदतर अगर है। ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर है तो आप क्या कहते हैं? आप देखिए हालात बद से बदतर हैं, ऐसा नहीं है। ये अगर कह रहे थे हमने भरोसा किया था, लेकिन ये बदनवा के कैसे हो रहे हैं? सिविलियन किलिंग हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, क्या ये सवाल नहीं बनते? अगर इनको फुर्सत है, कनाडा में किसी को मार रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं, किसी मुल्क के अंदर कोई अफरा तफरी हो रही है उनकी बात हो रही है, क्या कश्मीर में हो रहे हमलों की बात प्रधानमंत्री को नहीं बोलनी चाहिए? क्या पार्लियामेंट में जिस दिन वो बैठे थे, कल बैठे थे, क्या वहां पर बात करना जरूरी नहीं था, मुनासिब नहीं था? अगर वो रेल की बात और वहां से रेल पे चाय बेचने की बात फिर से दोहरा सकता है, क्या कश्मीर में आतंकी हमलों को गिना नहीं सकता है? क्या उसमें पाकिस्तान को जवाब देने के लिए वहां पर अपोजिशन से बात नहीं कर सकते थे? क्या अगर कश्मीर के अंदर आज भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? वो तो किसी को बोलते नहीं है। उन्होंने तो पार्लियामेंट का सेशन बुलाया, वो अपोजिशन को नहीं पता कि किस पार्लियामेंट के अंदर लोगों के हित में क्या बात करनी चाहिए, वो जरूरी है। सवाल ये है कि अगर रेल पटरी की बात दोबारा से मोदी जी हर भाषण में बोल सकते हैं, हर चुनावी रैली में बोल सकते हैं मैं गरीब हूं, मैं फकीर हूं, तो कश्मीर में आतंकवादी हमलों की बात क्यों नहीं दोहरा सकते? जब इन्होंने एयर स्ट्राइक की बात की थी, वो क्या नाम था उसका, पाकिस्तान पे जो इन्होंने हमला किया था, उस पर फिल्म बनाई जा सकती है, उसकी बात हो सकती है, उसे लाइव दिखाया जा सकता है। तो ये आतंकवादी हमले 6 दिन से लगातार चल रहे हैं, इनकी बात मोदी जी को नहीं करनी चाहिए। मजम्मत अगर नहीं कर सकते तो हमला तो कर सकते हैं, पाकिस्तान को जवाब तो दे सकते हैं ना। यहाँ पर बद से बदतर माहौल है। ये माहौल तभी ठीक होगा जब करप्शन खत्म हो जाएगी, जब बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, जब लोगों को पानी मिलेगा, जब बिजली मिलेगी, लोगों की सुनवाई होगी। अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है तो आतंकवाद आपको दिखेगा। आतंकवाद को खत्म करने की बात इन्होंने कही थी। 2014 का मोदी का 54 इंच का 56 इंच का सीना है, तो आतंकवाद 2014 से लगातार 2023 तक आपको देखने को मिल रहा है। इतनी फौज इन्होंने यहाँ पर लगा रखी है, आतंकवाद तब भी खत्म नहीं हुआ, मोदी का इतना दबदबा तब भी खत्म नहीं हुआ। इन चीजों को ठीक करने के लिए पॉलिसी बदलनी। जम्मू कश्मीर में सुधार कैसे आएगा? देखिए सुधार आएगा, इलेक्शन देश के अंदर होनी चाहिए। 2024 का चुनाव और उसके परिणाम का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, तभी जम्मू कश्मीर के अंदर भी असेंबली के चुनाव होने चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। जब तक ये LG यहाँ पर रहेंगे तब तक लोगों का जीना जो है हराम करें। ब्यूरोक्रेसी जो है अपनी तानाशाही पर उतर आई है। लोकतंत्र, जैसे LG ने कहा था कि मेरे से बड़ा जो है सरपंच है, लेकिन कहने में और सुनने में और उसको अमली जामा पहनाने में एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए जिगरा चाहिए। अगर मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव परेशान हूं तो कहीं ना कहीं पूरे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ इनका बीजेपी का कौंसिल का चेयरमैन परेशान है। उसने कई चिट्ठियां लिखी, अभी तक उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। डिस्ट्रिक्ट डोडा में कौंसिल भाजपा की है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डोडा का
प्लान कैपेक्स का अभी तक नहीं गया है और कौंसिल से सैंक्शन होकर नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं कमजोरियां हैं। यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो रही है। कुछ तानाशाह जो है ये अयाश है, इनको पता है यहाँ पर इलेक्शन करवाएंगे, चीफ मिनिस्टर बनेगा, इलेक्शन तो ये करवाएंगे नहीं। इलेक्शन करवाने जरूरी है, तब जाकर यहाँ पर माहौल में सुधार आएगा। और सबसे बड़ी बात बेरोजगारी है, सिस्टम को सुधारने के लिए नशे को खत्म करना है, एजुकेशन पर ज्यादा फोकस करना है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना है, हेल्थ सिस्टम को बेहतर करना है, बिजली का निजाम बेहतर करना है। बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, वरना बेरोजगारी चलती रहेगी, नशा आम होता रहेगा। चाहे आप पंजाब में आतंकवाद देखो, दिल्ली में देखो, या देश के किसी भी कोने में, हरियाणा में देखो, या आप मतलब कहीं भी देश के कोने में, साउथ में आप चले जाइए, आपको आतंकवाद तब तक दिखेगा जब तक बेरोजगारी देश के अंदर चलती रहेगी, नफरत की राजनीति होगी, धर्म के नाम पे दंगे फसादात। जब तक मोदी जैसे लोग, उनके जैसे वो जो कार्यकर्ता हैं, हर वक्त पाकिस्तान धर्म, बेरोजगारी पे बात नहीं होगी, तो दंगे फसादात और देश में माहौल तब्दील नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन इकराम, ये हमारे साथ महराजुद्दीन मलिक साहब थे। आपने इनकी ज़बानी सुना कि ये इलेक्शन, जो इलेक्शन 2024 का इलेक्शन आने वाला है, ये इलेक्शन भाईचारे को लेके होगा, तरक्की को लेके होगा, बेरोजगारी जो चल रही है मुल्क में इसको लेके होगा, नफरत को खत्म करना है, नफरत के जो बोल बोले जाते हैं उसको खत्म करना है, और तब जाके आगे आने वाला ये इलेक्शन होगा। और इनका ये भी कहना है कि हमें, हमारे जम्मू कश्मीर की तरक्की तब होगी जब हमारे लोग, ईमानदार लोग आगे आएंगे और आगे आके वो अपना हक समझेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। बहरहाल इसी तरह की मजीद अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको बीएससी मेडिकल लैब, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी फिजियोथेरेपी, बीबीए, बीसीए, बीए, एमसीए, एमएससी ओटीटी, एमएससी आरआईटी, एमएससी एमएलटी, एमपीटी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 है। आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर। कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।